स्टूडेंट्स, बच्चों हमारा ज्योग्राफी का 6th चैप्टर चल रहा है। तो बच्चे इसके अंदर हम कल इसका हाफ पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। इसकी हम एक वीडियो बना चुके हैं और आई होप आप बच्चों ने सबने देख ली होगी वीडियो। और अगर आपको कोई डाउट है तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर देना। अब हम आज इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं अपनी हर वीडियोस के अंदर आप लोगों को यही बोलती हूँ कि बेटा आप एक बार वीडियो देखने के बाद बुक रीडिंग ज़रूर करो। बुक रीडिंग करने से क्या होता है बेटा, एक बार आप वीडियो देख लोगे, उसके बाद जब बुक की रीडिंग करते हो तो आपको बहुत सारे जो आपके डाउट्स होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, वो आपके क्लियर हो जाते हैं। और फिर भी अगर बच्चे आपको कोई डाउट रहता है तो आप दोबारा से वीडियो को देखिए और दोबारा से बुक रीडिंग कीजिए। तो आई होप आपको वो सारे जो आपके डाउट्स हैं वो आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। फिर भी बेटा अगर आपको कोई पॉइंट टफ लग रहा है, किसी पॉइंट में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे ज़रूर बताओगे। तो देखिए बच्चे, हम कल इसका हाफ पार्ट कर चुके थे। कल हम सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग यानी कि जो अपक्षय का महत्व होता है वहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चे, आज का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो है बेटा वृहत संचलन, जिसे मास मूवमेंट भी कहा जाता है। तो देखिए बेटा, वृहत संचलन क्या होता है। वृहत संचलन होता है कि वृहत वैसे तो बाहरी होता है। वृहत जो संचलन है उसके अंदर संचलन होता है मूवमेंट, जिसके अंदर कोई चीज़ गति करती है, चलती है। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसे आप बहता हुआ मलबा भी बोल सकते हैं, बहता हुआ मलबा। तो देखिए बेटा, इसके अंदर क्या क्या सारी चीज़ें आती हैं। वृहत संचलन के अंतर्गत शैलों का वृहत मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। कहने का अभिप्राय है बेटा, जैसे जब पहाड़ों जैसे किसी चीज़ का जो ढाल होता है, जैसा पानी होता है, पानी को बेटा क्या है, पानी को पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, उसे रास्ता देने की ज़रूरत नहीं है। तो जिधर क्या है बेटा ढाल होता है, पानी उस तरफ ही बहने लग जाता है। तो सेम इसी तरीके से जो मलबा होता है, जो कूड़ा होता है, उसके अंदर क्या है बेटा, जो लिक्विड कूड़ा कीचड़ वगैरह जो होती है वो सारी इसमें मिक्स हो जाती हैं। और जिधर इसे स्लोप मिलता है, जिधर इसे ढाल मिलता है, उसी तरफ क्या है ये बहना स्टार्ट कर देता है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि जैसे वायु है, जल है, हिम है, ये क्या है, अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, बल्कि मतलब ना ये सारी चीज़ें तो अपने साथ मलबे को ढोती ही हैं, बल्कि जो मलबा है वो भी अपने साथ क्या है, वायु को, जल को, हिम को लेकर जाते हैं। यानी कि जिस साइड मलबा बह रहा है उसके साथ साथ क्या है, जिधर मतलब हवा चल रही है उस साइड ही वो मलबा भी उस साइड ही बहने लग जाएगा या उड़ने लग जाएगा। सूखा मलबा है तो उड़ने लग जाएगा। और साथ में क्या है, वो अगर रास्ते में पानी आ गया तो वो उस पानी को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। जैसे अब आप लोगों ने देखा है ना कि अगर हम रुके हुए पानी के अंदर कोई भारी सी चीज़ डालते हैं तो क्या है, वो जो भारी चीज़ जिस जगह गिरती है उस जगह उसके चारों तरफ क्या है, लहरें निकलती हुई दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से जो मलबा होता है वो क्या है, अपने साथ इन चीज़ों को, अगर मलबे में वजन ज़्यादा है तो वो अपने साथ पानी को भी बहाकर लेकर जाएगा, हिम यानी कि बर्फ़ को भी बहाकर लेकर जा सकता है। तो जो वृहत मलबा होता है उसकी जो गति होती है, चलने की जो गति होती है, वो मंद भी हो सकती है और तीव्र यानी कि तेज भी हो सकती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, वो ढाल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ढाल बिल्कुल खड़ा होगा तो वहाँ पर क्या, उसकी जो गति है वो भी बहुत तीव्र हो जाएगी, वो बहुत तेज़ी से बहेगा। लेकिन जहाँ पर ढाल मंद होता है, मतलब थोड़ा सा तिरछा होता है, ढाल पसरा हुआ होता है, वहाँ पर क्या है, जो उसकी जो गति है, संचलन की जो गति, वो भी मंद हो जाएगी। तो इसके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, स्खलन, पतन, ये सारी चीज़ें किसके अंदर शामिल होती है, मास मूवमेंट या वृहत संचलन के अंदर शामिल होती हैं। तो जैसे देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या बेटा, हर चीज़ को अपनी साइड खींचता है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी इसके ऊपर अपना इफेक्ट डालता है, अपना प्रभाव डालता है। तो जो वृहत संचलन है उसके लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो इसे क्या है, बढ़ावा जरूर देता है। मतलब कहने का अभिप्राय, अगर अपक्षय नहीं होगा तो भी क्या है, वृहत संचलन हो सकता है, लेकिन अगर अपक्षय है तो क्या है, वो इसे और उसकी गति को बढ़ा देता है। तो जो वृहत संचलन है उसके अंदर संचलन में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति होती है वो उसकी सहायक होती है, यानी कि वो उसकी हेल्पर होती है, वो उसकी हेल्प करती है।
मैं देखिए बेटा आपको एनसीईआरटी की बुक की लाइन टू लाइन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसके अंदर से इन बिटवीन क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए मैं आपको लाइन टू लाइन करवा रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो, कोई दिक्कत ना आए। तो जो भू आकृतिक कारक होते हैं जैसे प्रवाहित जल यानी कि बहता हुआ जल, हिमानी यानी कि बर्फ़, वायु, लहरें, धाराएं, ये सारे क्या हैं जो वृहत संचलन है उसकी क्रिया के अंदर सीधे रूप से शामिल नहीं होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो वृहत संचलन है वह अपरदन के अंदर नहीं आते हैं, बल्कि पदार्थों का संचलन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहता है। मतलब जो पदार्थ है वो एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती है? फिर से वही किस पे? ढाल के ऊपर डिपेंड करती हैं। जितना तीव्र ढाल होगा उतनी ही तीव्रता से क्या है ये इस वृहत संचलन की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा जो वृहत संचलन है वो छिछले संस्तर वाली शैल, भ्रंश, तीव्रता से झुके हुए संस्तर, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा, वनस्पति का अभाव, ये सारी चीज़ें भी क्या है किसको? वृहत संचलन को सहायक यानी कि इनको हेल्पफुल होते हैं, इनकी सहायता करते हैं। अब जो वृहत संचलन है वो सक्रिय कैसे होता है, उसको सक्रिय करने में कौन कौन से कारक जिम्मेवार होते हैं? तो सबसे फर्स्ट आता है बेटा प्राकृतिक और कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार का हटना। कहने का अभिप्राय है, जब देखिए मैं देखो आपको छोटा सा एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसे अब आपने क्या है फ्रीजर के अंदर कोई आइस बर्फ़ पानी को रखा है बर्फ़ जमाने के लिए। तो क्या है आपने रखने के बाद क्या है 15 मिनट 20 मिनट बाद आप क्या देखते हो कि जो उसकी ऊपर सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो जम जाती है, बाकी अंदर पानी होता है। कई बार क्या होता है बेटा जैसे लाइट वगैरह की प्रॉब्लम रहती है तो क्या हमने अपनी साइड से रख दिया है बर्फ़ को पानी को बर्फ़ बनाने के लिए, बट लाइट नहीं है तो क्या है उससे क्या होगा जो अंदर का हिस्सा है वो कच्चा रह जाएगा और ऊपर का हिस्सा क्या है थोड़ा सा जमना स्टार्ट हो जाता है। तो इस पॉइंट के अंदर वही बताया गया है। तो इससे क्या होता है बेटा जैसे अगर मान लो वो अगर हम उसको बर्तन को उल्टा करते हैं तो एकदम से सारा पानी बाहर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या है पतली सी लेयर बन गई है, बर्फ़ की आइस की पतली सी लेयर बन गई जो उस पानी को रोक रही है। तो सेम उसी प्रकार से इस पॉइंट में यही बताया गया है कि अगर किसी पदार्थ के ऊपर मतलब टिकने का जो आधार होता है यानी कि उसका जो बेस होता है जिस वजह से वो रुकी हुई है वो अगर हट जाता है तो क्या है अगर उस पर देखो लेयर नहीं होगी, आपने क्या है पानी को बर्फ़ बनाने के लिए रखा और आपने 10 मिनट बाद ही उस बर्तन को बाहर निकाल कर आपने उसे जस्ट उल्टा कर दिया तो क्या होगा सारा पानी बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रोकने के लिए उसके ऊपर बेस नहीं है, उसके ऊपर आधार नहीं है। तो इस पॉइंट में भी यही बताया गया है कि किसी पदार्थ के टिकने के लिए जो उसका आधार होता है अगर वो नहीं होगा तो क्या है जो वृहत संचलन है वो बहुत तेज़ी से होगा। सेकंड पॉइंट है बेटा ढाल की प्रवणता तथा ऊंचाई में वृद्धि। अगर ऊंचाई ज़्यादा होगी, ढाल ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ये पॉइंट तो बार बार आ रहा है कि अगर ढाल तीव्र है, ऊंचाई ज़्यादा है तो क्या है वहाँ पर संचलन भी बहुत तेज़ी से होगा। नेक्स्ट है पदार्थों के प्राकृतिक और कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार। इसमें क्या है बेटा देखिए जैसे अगर अब ये इसका भी मैं एग्जांपल आपको उससे देकर समझा रही हूँ। जैसे क्या है देखिए बेटा कोई गड्ढा हो गया है कहीं पर फर्श में ज़मीन में क्या है गड्ढा हो गया। अब वो गड्ढा क्या है जैसे बारिश वगैरह आ रही है या कोई कूड़ा करकट आ रहा है तो क्या है वो पहले तो गड्ढा फिल होगा, वो उसमें जाता जाएगा, जितना उसमें कैपेसिटी है उसमें उतनी जाती जाएगी। लेकिन जब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी यानी कि जो गड्ढा बिल्कुल पूरा फुल भर जाएगा तो क्या होगा अब वो उसके ऊपर से बहना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो गड्ढा तो फिल हो गया, अब वो उसके ऊपर से जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम इस पॉइंट के अंदर यही बताया गया है कि अगर उसमें अति भार हो गया है यानी कि अगर उसकी पदार्थ के प्राकृतिक और कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अति भार यानी कि अगर वो पूरा फिल हो गया है तो उसके बाद क्या होगा वो चीज़ वहाँ से जो एक्स्ट्रा जो है वो अपना आप बहने लग जाएगी। अत्यधिक वर्षा, अगर बहुत तेज़ी से वर्षा होती है तो भी क्या है पहाड़ों के ऊपर से या ऊंचाई के ऊपर से क्या है मलबा जो होता है वो बहुत तेज़ी के साथ पानी के साथ बहता हुआ आता है। मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ या भार का हट जाना। मूल ढाल की सतह के ऊपर से, तो जो मूल ढाल होता है यानी कि जहाँ से जैसे ये देखिए बेटा ये क्या है ये पहाड़ है, ओके ये पहाड़ है ये, तो यहाँ से क्या है इसके मूल ढाल की जो यहाँ से क्या है ये देखिए जो पहाड़ों का ये ढाल है, जैसे देखिए एक ढाल ये है, एक इधर ये है, यहाँ पर ये छोटा है, इधर फिर ये बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से जो ये जो
ढाल है कहीं पर देखिए, जैसा यहाँ पे बिल्कुल तीव्र ढाल है, बिल्कुल खड़ा ढाल है, ये वाला ढाल देखिए बेटा बिल्कुल खड़ा ढाल है। तो इस प्रकार से जहाँ पर जो ढाल क्या है, जो थोड़ा सा लेटा हुआ होगा, पसरा हुआ होगा, वहाँ पर क्या है वृहत संचलन कम होगा। लेकिन जहाँ पर तीव्र ढाल होता है, खड़ा ढाल होता है, वहाँ पर क्या है संचलन की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है और उसका जो एक्स्ट्रा भार होता है वो हट जाता है। भूकंप आना, अगर भूकंप आता है तो क्या इससे भी जो चीज़ अपनी जगह थी वो वहाँ से हिल जाती है, उसमें भी मतलब बहाव की स्थिति हो सकती है। विस्फोट या मशीनों का कंपन, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जिससे क्या है कई बार अर्थ जो धरती की जो सतह है वो भी क्या है कंपन करने लग जाती है, उसका आसपास का एरिया हिलने लग जाता है, तो उस वो भी बृहत संचलन को बढ़ावा देता है। अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, अत्यधिक रूप से क्या है प्राकृतिक रूप से जो रिसाव हो रहा है, जो धीरे धीरे पानी रिसता हुआ आ रहा है, तो जो रिसाव है, जो रिसता हुआ जो पानी आ रहा है वो क्या है इकट्ठे हुए उसको बृहत मलबे को क्या है वो धीरे धीरे जब उसमें पानी आता जाएगा तो वो अपना आप ही बहना स्टार्ट कर देगा। झील, जलाशय और नदियों से भारी मात्रा में जल का निष्कासन, या मतलब जैसे बाढ़ आ जाती है, ये तो जो क्या झील हैं, जलाशय हैं, नदियाँ, ये क्या ओवरफ्लो हो जाती हैं। ओवरफ्लो होने के बाद क्या होता है इनके अंदर से पानी बाहर निकलने लग जाता है। तो इससे क्या होता है ढाल और नदी तटों के नीचे से जल का मंद गति से बहना, और जो तट के नीचे का जो एरिया होता है वहाँ से क्या है धीरे धीरे करके क्या है वो पानी बहना स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पर जो मलबा होता है वो भी उसके साथ साथ बहने लग जाता है। प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश, जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं उनको क्या है बहुत तेज़ी से काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। अब पेड़ों की कटाई होने से क्या होता है बेटा, जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को अपने अंदर बांध कर रखती हैं, लेकिन जब पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या है मिट्टी को कौन बांधेगा, थोड़ी सी बारिश आती है वो क्या है मिट्टी बहने लग जाती है। संचलन के तो ये सारे थे जो इसको क्या है इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब देखिए बेटा जो संचलन होता है वो 3 प्रकार से होता है, इसके 3 रूप होते हैं। फर्स्ट है अनुप्रस्थ विस्थापन, सेकंड है प्रवाह, और थर्ड होता है स्खलन। अनुप्रस्थ विस्थापन मतलब विस्थापन बहना, प्रवाह भी वही होता है बहना, और स्खलन होता है जब दो भूमि के अंदर ज़मीन के अंदर दरार आ जाती है तो क्या है वहाँ पे भूमि का फटना इसे बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या है जो ज़मीन होती है वो 2 भागों के अंदर फट जाती है, उसके बीच में दरार आ जाती है, वो उसे स्खलन कहा जाता है। तो ये था बेटा किसके बारे में, ये जो बृहत संचलन है ये उसके बारे में था। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है भूस्खलन, लैंड स्लाइड जिसे बोला जाता है। भूस्खलन में देखिए जो भूस्खलन यानी कि भूमि का खिसकना अपेक्षाकृत तीव्र और अवगम्य संचलन होता है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ शुष्क होते हैं। कहने का अभिप्राय है बेटा जो अभी हमने बृहत संचलन पढ़ा था उसके अंदर क्या है वो मलबा बहता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है जो भूमि का क्या है लैंडस्लाइड्स यानी कि आपस में जो बीच में जो भूमि होती है उनके बीच में दरार आ जाती है। असंलग्न वृत्त का आकार और आकृति शैल में अनिरंतरता की प्रकृति क्षरण का अंश और ढाल की ज्यामिति पर निर्धारित करते हैं या निर्भर करते हैं। तो जो ढाल होता है जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्चिम आवर्तन रोटेशन या शैल मलबा की कई इकाइयों के फिसलन या स्लिपिंग को अवसर्पण कहा जाता है। यानी कि जब ऊंचे ढाल के ऊपर से कोई मलबा बहता हुआ आता है, कोई भी चीज़ बहती हुई आती है तो उसे अवसर्पण कहा जाता है। पृथ्वी के पिंड के पश्चिम आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन या रोलिंग जैसे कहा जाता है या स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। मलबा स्खलन में खड़े मतलब जो वर्टिकल जो खड़े जो इस प्रकार से होते हैं या प्रलंबी फलक से मिट्टी मलबा का प्रायः स्वतंत्र पतन होता है, और संस्तर जोड़ या भ्रंश के जो नीचे पृथक शैल वृत्त के संकलन को शैल स्खलन कहा जाता है। मतलब जो चट्टानों पर से जो स्खलन होता है उसे शैल स्खलन कहा जाता है। तीव्र ढालों पर शैल स्खलन बहुत तेज़ी से होता है और वो बहुत ही विध्वंसकारी होता है, यानी कि कैसा होता है बहुत विनाशकारी होता है। जितने ढाल तीव्र होंगे वहाँ पर क्या है जो स्खलन की प्रक्रिया है स्खलन वो भी क्या है बहुत तेज़ी से होगा। और तीव्र संस्तरण तल जैसे अनिरंतरताओं के सहारे स्खलन एक समतलीय पात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे शैल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना शैल पतन कहलाता है। जो तीव्र ढाल वाले हैं वहाँ से क्या है कई बार चट्टाने बड़े बड़े
पत्थरों के टुकड़े उस पे से फिसलते हुए लुढ़कते हुए आते हैं, उसे शैल पतन कहते हैं। शैल पतन शैल के फलक के उथले संस्तर से होता है और इसे शैल स्खलन कहा, जो शैल स्खलन से इसे अलग करता है। तो इसे क्या कहा जाता है बेटा? शैल पतन कहा जाता है। तो हमारे देश के अंदर देखिए मलबा अवधाव और भूस्खलन हिमालय के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा घटित होते हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय विवर्तनिक दृष्टिकोण से सक्रिय है, मतलब वो क्या है, गतिशील है। यहाँ पर ये क्या है, परतदार शैलों से बना हुआ है। इसका जो ढाल है वो मध्यम न होकर तीव्र ढाल है, हिमालय पर्वत का खड़ा ढाल है। और हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की सीमा बनाता हुआ जो नीलगिरी पहाड़ी हैं और जो पश्चिमी तट है, वहाँ पर भी क्या है, क्या होता है, वहाँ पर भी जो ये सारी चीज़ें क्या कठोर शैलों से बनी हुई हैं। और यहाँ पर भी क्या होता है, स्खलन की प्रक्रिया बहुत अधिक होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्खलन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? हिमालय में होती है, क्योंकि जो हिमालय का जो ढाल है वो बहुत ही तीव्र ढाल है और बहुत ही कठोर चट्टानों से ये बना हुआ होता है। तो ये था बेटा स्खलन की प्रक्रिया, जिसे भूमि लैंडस्लाइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा अपृदन तथा निक्षेपण। अपृदन और निक्षेपण में देखिए, अपृदन और निक्षेपण क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको ध्यान से सुनो बेटा। अपृदन और निक्षेपण, देखो मैं आपको पहले ओरली बता रही हूँ। अपृदन क्या है, निक्षेपण क्या है, और एक होती है परिवहन। ये तीनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। तो जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ। अपृदन क्या होता है, जैसे आपको मार्केट से कोई मटेरियल लेकर आना है, ओके। आपको जैसे आपकी पेरेंट्स ने आपको बोला है, आपको एक लिस्ट बना कर दी है कि आपको ये लिस्ट लेकर जानी है और आपको ये सारा मटेरियल मार्केट से लेकर आना है। तो जहाँ से आप लोग निकल रहे हो, यानी कि जब अपने आप घर से निकलते हैं तो क्या है, आप अपने साथ पैसे लेकर चलते हैं और अपने साथ जो आपका कैरी बैग है वो कैरी बैग लेकर चलोगे, और जो लिस्ट है वो लिस्ट लेकर जाओगे, और जो भी व्हीकल है, चाहे स्कूटर है, चाहे साइकिल है, बाइक है, जो भी है आपके पास साधन, वो आप उसे लेकर चलोगे। तो वो आपकी क्या कहलाएगी? अपृदन की प्रक्रिया कहलाएगी। इसको ध्यान से समझना बेटा। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वो अपृदन कहलाता है, जहाँ से आप लोग चल रहे हो, ओके। अब चलते समय देखिए, अब बीच में आप जिस भी व्हीकल को लेकर जा रहे हो, तो जैसे बीच में आपके क्या है, आपने वहाँ जाकर क्या है, मार्केटिंग कर दी है। आपने जो भी सामान ख़रीदा है, जो सारा मटेरियल आपने जो पर्ची आपने स्लिप में लिखा था, वो सब कुछ मटेरियल आपने ले लिया है। अब वो मटेरियल लेकर आप क्या करोगे, वापस अपने घर की साइड चल दोगे। तो वो जो मटेरियल अपृदन के बाद क्या, आपका सेकंड प्रोसेस क्या हो गया, परिवहन, जिसे परिवहन कहा जाता है। तो वो सारा मटेरियल लेकर आप कहाँ चल दोगे, वापस अपने घर की साइड चल दोगे। तो जो अपृदन और निक्षेपण के बीच में जो कौन सी प्रक्रिया हो रही है, परिवहन की प्रक्रिया हो रही है। आप उसको लेकर आ गए। अब आप उस सारे मटेरियल को लेकर आने के बाद क्या, कहाँ आ जाओगे, वापस अपने घर आ जाओगे। घर लाने के बाद उस सारे मटेरियल को क्या कर दोगे, आप एक जगह इकट्ठा करके रख दोगे। तो एक जगह रखने की जो प्रक्रिया होती है उसे निक्षेपण कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? तो अपृदन क्या होता है बेटा, जैसा अब इसको मैं नदी से समझाती हूँ। जैसा अब जो नदी होती है, तो नदी देखिए बेटा, ऊपर पहाड़ों से जब वो बहना स्टार्ट करती है, जहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है, तो जब वो वहाँ से बहती है तो उसके बीच में देखिए छोटे छोटे कंकर भी आते हैं और बड़े मीडियम साइज के पत्थर भी आते हैं, मिट्टी भी आती है, मलबा भी आता है। तो वो क्या है, उस समय उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, क्योंकि जब वो पहाड़ों पर से बहती है तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और वो बिल्कुल बुरी तरह से मतलब तूफ़ान की तरह वहाँ से बढ़ती है। अब वो जब वो चलती है वहाँ से, तो क्या है, वो काट छाँट करती हुई चलती है। जहाँ जहाँ पानी गिरता है वहाँ से क्या है, जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ होती है वो उसे बहाना अपने साथ लेके चलना स्टार्ट कर देती है, ओके। तो अपृदन में क्या हुआ, जब वो वहाँ से स्टार्ट करती है तो क्या है, उसके रास्ते में जो जो चीज़ें आती हैं वो उन्हें इकट्ठा करती हुई चलने लगती है। और ऊपर से लेके जब वो नीचे तक पहुँचती है तो वो बीच का जो प्रोसेस होती है वो परिवहन कहलाती है, मतलब जो चीज़ें वो अपने साथ ढोकर लेकर आ रही है। और जब वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है, पर्वत को छोड़कर, पहाड़ को छोड़कर, जब वो नीचे मैदान में आ जाती है तो क्या होता है बच्चों कि ऊपर से तो क्या है बेटा, ढाल बहुत तेज़ होता है, लेकिन जब वो नीचे मैदानों में प्रवेश करती तो क्या है, ढाल बहुत कम हो जाता है
और मिट्टी क्या है, सॉफ्ट होती है, मिट्टी पानी को अपने अंदर सोख लेती है। तो इससे क्या है, उसकी जो गति होती है बहुत ही कम हो जाती है, वो आगे और अपने सामान को अपने साथ नहीं ले जा सकती। तो अब वो क्या करती है, जो सामान अपने साथ ढोकर लेकर आई थी वो उस सारे सामान को वहीं पहाड़ों के आसपास, जो पहाड़ों के जो नीचे वाला जो एरिया होता है वो उसके मतलब पहाड़ों के पैरों में एक तरह से वो सारे मटेरियल को छोड़ देती है और खाली पानी आगे बह जाता है। तो जिस जगह वो उसे छोड़ती है मटेरियल को, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, निक्षेपण की प्रक्रिया कहलाती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए, अब आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखिए। तो देखिए इसके अंदर अपरदन के अंतर्गत शैलों के मलबे की अवाप्ति और उनके परिवहन को शामिल किया जाता है। पिंडाकार जो शैलें होती हैं जब अपक्षय और अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं तो अपरदन के भू आकृतिक कारक जैसे बहता हुआ जल, भूमिगत जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, यानी कि वो अपने साथ उसे भागकर ले जाती हैं। तो इन के कारण क्या है, जो गत्यात्मक स्वरूप होता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। भू आकृतिक कारक द्वारा परिवहन किए जाने वाले चट्टानी मलबे द्वारा अपघर्षण भी अपरदन में पर्याप्त योगदान देता है। अब अपरदन द्वारा उच्चावचन का निम्नीकरण होता है, यानी कि भूदृश्य विघर्षित होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि अपक्षय अपरदन में सहायक होते हैं, लेकिन अपक्षय अपरदन के लिए अनिवार्य दशा नहीं होती। अपक्षय क्या अपरदन में सहायक तो होता है, लेकिन अगर अपक्षय नहीं होगा तो भी अपरदन की प्रक्रिया हो जाती है। तो वृहत संचलन और अपरदन में अंतर होता है। वृहत संचलन में शैल मलबा, चाहे वो सूखा है चाहे वो गीला है, वो क्या है, जब पानी बहता हुआ आता है तो वो क्या है, अपने साथ ये सारे मलबे को बहाकर लेकर आता है। तो इस प्रकार से जो बहता हुआ जल है, हिमानीय लहरें हैं, वो क्या है, अपने साथ जो भी उनके रास्ते में मटेरियल आता है वो उसे अपने साथ बहाती हुई ले जाती हैं, और जब वो एक जगह जब उसे एकत्रित कर देती है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, निक्षेपण की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से अपरदन के दो अन्य कारक लहर और धाराओं का भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो जो लहरें होती हैं थल और जल स्थल के अंतरापृष्ठ तटीय क्षेत्रों में कार्य करती हैं, और जो शैलें होती हैं वो पारगम्य, घुलनशील और जल प्राप्य हैं। तो केवल कास्ट या चूनाग्रत आकृतियों का निर्माण होता है, जिसके बारे में क्या है, हम आगे जो नया नेक्स्ट चैप्टर आएगा हम उसके अंदर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो निक्षेपण होता है, देखिए बच्चों, वो अपरदन का ही परिणाम होता है। ढाल में जब कमी आ जाती है, तो जब अपरदन के कारक के वेग में कमी आ जाती है तो अवसादों का निक्षेपण, यानी कि वो उन्हें इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है। और निक्षेपण किसी कारक का कार्य नहीं होता, बल्कि पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित यानी कि डिपॉजिट जमा होते हैं। डिपॉजिट का मतलब तो समझते हैं आप लोग, जमा करना। निक्षेपण से जो भूभाग होता है वो भर जाता है, मतलब कहने का अभिप्राय बेटा जो निक्षेपण की प्रक्रिया होती है वो क्या है, जितने भी गड्ढे वगैरह होते हैं वो उनको भरती हुई चलती है। और अपरदन के कारक कौन कौन से हैं, प्रवाह युक्त जल, हिमानी वायु, लहर, धाराएं, भूमिगत जल, ये सारी किसके, अपरदन के कारक होते हैं। तो इस प्रकार से जो अपरदन और निक्षेपण है वो प्रक्रिया ये साथ साथ चलती है। अपरदन, निक्षेपण और परिवहन की प्रक्रिया तीनों एक साथ चलती हैं। तो ये था बेटा अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी मृदा निर्माण। मृदा होती है मिट्टी। मिट्टी का जो निर्माण है बच्चों वो किस प्रकार से होता है, तो देखिए बेटा नेक्स्ट है मृदा निर्माण या सोइल फॉर्मेशन जिसे कहा जाता है। तो जो पौधे होते हैं वो मिट्टी के अंदर ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जो बच्चे हैं वो मैदान में या मिट्टी में खेलते हैं। तो जो मिट्टी है वो क्या होती है, मतलब किस प्रकार से तैयार होती है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, क्या मतलब कैसे उसे कलर मिलता है, क्या चीज़ होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो मिट्टी है वो एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सारी रासायनिक, भौतिक और जैविक क्रियाएँ लगातार चलती रहती हैं। मिट्टी अपक्षय अपकर्ष का ही परिणाम होता है। यह परिवर्तनशील प्रक्रिया होती है। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती हैं, जैसे वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क और आर्द्र भी मिट्टी होती है। यदि मिट्टी बहुत अधिक ठंडी है या बहुत अधिक शुष्क होती है तो जैविक क्रिया मंद हो जाती है या बंद ही हो जाती है। तो इससे क्या होता है, पत्तियां गिर जाती हैं। ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। घास सूख जाती है क्योंकि उसका अगर नमी खत्म हो जाएगी तो क्या है, घास सूख जाएगी। जो पौधे हैं वो नमी कहाँ से लेंगे, वो मिट्टी से ही पानी लेते हैं, तो क्या है उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो
वहीं पे पत्तियां गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं, वो सूख जाते हैं। तो जो मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो मिट्टी है वो किस प्रकार से तैयार होती है, इसकी प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन। तो देखिए जो मृदा निर्माण होता है वो सबसे पहले अक्षय पर निर्धारित करता है। जो अपक्षयी प्रावार होते हैं वो मृदा का मूल निवेश होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखिए बेटा, सर्वप्रथम अपक्षयित या लाए गए पदार्थों के निक्षेप बैक्टीरिया या अन्य नीकृष्ट पौधे काई और लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इसका। इसके बाद मिट्टी के अंदर क्या है बेटा, छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, और जैसे काई लाइकेन द्वारा ये उपनिवेशित होते हैं। और इसके अंदर गौण जीव भी पाए जाते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं। तो जो जीव और पौधे होते हैं उनके मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण, यानी कि जो मरे हुए जीव जंतु हैं, मरे हुए पौधे हैं, वो क्या हैं, ह्यूमस को इकट्ठा करते हैं। शुरुआत में क्या होता है, जो गौण घास और फंगस की वृद्धि होती है, लेकिन बाद में पक्षियों और वायु द्वारा लाए गए बीज से वृक्ष और झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधों की जो जड़ें होती हैं वो नीचे तक मिट्टी में घुस जाती हैं। बिल बनाने वाले जो जानवर होते हैं, जो मिट्टी के अंदर बिल बनाते हैं, वो उस बिल बनाने स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या है, उसके अंदर हवा जाने का स्थान बन जाता है। और उसमें एक छेद या स्पंज जैसी जो मिट्टी है वो छिद्र में हो जाती है, उसमें स्पंज जैसी हो जाती है, मतलब सॉफ्ट हो जाती है वो। इस प्रकार से जल धारण करने की जो क्षमता है वो वायु के प्रवेश करने के साथ ही वो बढ़ जाती है, और इस प्रकार से मिट्टी का निर्माण किया हो जाता है। तो ये था बेटा मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब है एक, देखिए इसमें पेडालॉजी, जो पेडालॉजी मृदा विज्ञान है, और पेडालॉजिस्ट एक मृदा वैज्ञानिक होता है। तो अब मृदा निर्माण के जो कारक हैं, जब जैसे मिट्टी का जो निर्माण होता है तो वो किन किन कारकों से होता है। तो फर्स्ट है मूल पदार्थ, जिसे शैल कहा जाता है। शैल जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। स्थलाकृतियाँ, जलवायु, जैविक क्रियाएं और समय, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मिट्टी के निर्माण में मेन क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो जो मिट्टी का निर्माण होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर उसकी हेल्पफुल होती हैं, और ये सभी मिलकर क्या है, एक कार्य करते हैं जिसके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी तैयार होती है। तो वो कौन कौन से कारक थे, तो सबसे पहले देखिए बेटा, सबसे पहले आती है जलवायु। तो जलवायु में देखिए सबसे फर्स्ट है जलवायु, तो जलवायु या क्लाइमेट। तो इसमें देखिए जलवायु मिट्टी निर्माण में महत्वपूर्ण कारक होता है। मिट्टी के विकास में जलवायवी तत्वों में प्रवणता, वर्षा, वाष्पीकरण और आर्द्रता और तापमान में मौसमी परिवर्तन, ये सारी चीज़ें जलवायु के अंदर आती हैं। सेकंड आता है मूल पदार्थ, है जिसे पेरेंट मटेरियल कहा जाता है। मृदा निर्माण में मूल शैल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक होता है। मूल शैल कोई भी स्वस्थानीय या इन सिटू या उसी स्थान पर अपक्षयित शैल, मलबा या लाए गए निक्षेप से हो सकती है। जो मृदा का निर्माण होता है वो उसका जो आकार होता है, संरचना, मलबा के कणों के की जो संरचना होती है, उसके आकार होता है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। जो ये मिट्टी के बारे में बेटा वो आप लोगों ने 8th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, अगर आपको ध्यान हो तो उसका ना बहुत अच्छे से डिटेल दी गई है कि मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है। 8th में भी था बच्चों, और ये 10th क्लास में भी था, आप अच्छे से याद करना। मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति और उसकी दर या आवरण की जो गहराई होती है वो उसके ऊपर मेन फोकस किया जाता है। लेकिन जब ये मिट्टी नवीन रूप में होती है तो क्या होता है, उनका आपस में बहुत ही गहरा संबंध हो जाता है। मतलब मिट्टी का और शैलों का, जो चट्टानें होती हैं, उनका आपस में बहुत ही गहरा संबंध हो जाता है। नेक्स्ट आती है स्थलाकृति या उच्चावच, जिसे टोपोग्राफी भी कहा जाता है। तो मूल शैल की भांति स्थलाकृति भी एक निष्क्रिय नियंत्रण कारक होता है। स्थलाकृति मूल पदार्थ के आच्छादन अथवा अनावृत होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करता है, और इस प्रकार से तीव्र ढालों पर जो मिट्टी होती है वो पतली छिछली होती है, मतलब थिन होती है, और सपाट जो क्षेत्र होते हैं, मतलब जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो मिट्टी होती है वो मोटी होती है। क्योंकि तीव्र ढालों पर क्या होता है बेटा, जब पानी बहता हुआ आता है तो वो ऊपर की लेयर को भी अपने साथ भाग कर ले आता है। तो इस प्रकार से निम्न ढालों वाले क्षेत्र के अंदर जो जल का परिश्रवण या होता है वो क्या होता है, बहुत अच्छा रहता है, और मिट्टी का जो निर्माण होता है बहुत अनुकूल होता है, बहुत अच्छी मिट्टी का निर्माण वहाँ पर होता है। और जो समतल क्षेत्र होते हैं वहाँ पर, उन क्षेत्रों के अंदर चीका मिट्टी या जिसे क्ले कहा जाता है, उसका निर्माण बहुत अच्छे तरीके से होता है, और इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, गहरा काला रंग होता है।
जो क्ले मिट्टी होती है उसका रंग गहरा काला होता है। नेक्स्ट आती है बेटा जैविक क्रियाएं या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। तो इसमें देखिए वनस्पति आवरण और जीव जो मूल पदार्थ पर आरंभ तथा बाद में विद्यमान रहते हैं। मिट्टी में जैव पदार्थ, नमी धारण की क्षमता और नाइट्रोजन, ये सभी क्या है इसके अंदर सहायक होते हैं। तो मिट्टी के अंदर मृत पौधे जो होते हैं वो मिट्टी को सूक्ष्म विभाजित पदार्थ प्रदान करते हैं। मतलब जो मरे हुए पौधे होते हैं जब वो मिट्टी में मिल जाते हैं तो क्या है वो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। और इसके अलावा जो बैक्टीरियल कार्य होते हैं वो ठंडी और गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को दर्शाती है। ठंडी वायु में क्या होता है, जो ह्यूमस होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी गति से होती है। जैसे उप आर्कटिक और टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण जैविक पदार्थों के साथ पीट के संस्तर विकसित हो जाते हैं। तो जैसी जलवायु होती है बेटा उसी प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है, क्योंकि ये किस पे, बैक्टीरिया के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा बैक्टीरिया और मिट्टी के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं और मिट्टी के अंदर जो जीव होते हैं वो जब हवा चलती है तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो उसे प्राप्त कर लेते हैं, उससे रासायनिक रूप में परिवर्तन करते हैं और जिसको पौधों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण भी कहा जाता है। राइजोबियम, ये साइंस का वर्ड है बेटा, राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले पौधे के जड़ ग्रंथिका में रहता है और होस्ट यानी कि पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी नाइट्रोजन प्रदान करता है। और इसके अलावा जो चींटी है, जो चींटी होती है कीड़ियाँ की, जिस कीड़ी कहा जाता है चींटी, दीमक, केंचुए, ये सारे कीट क्या हैं मिट्टी को बहुत अधिक उपजाऊ बनाते हैं, क्योंकि ये क्या है बार बार मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहते हैं। जो केंचुआ होता है वो मिट्टी को खाता है और उसके शरीर से निकलने वाले मिट्टी का जो गठन होता है वो रासायनिक परिवर्तन उसमें होता है और वो मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ हो जाती है। तो ये था बेटा जैविक क्रियाएं जिसके द्वारा मिट्टी उपजाऊ बनती है। और नेक्स्ट आता है काल अवधि। काल अवधि में देखिए टाइम जिसे कहा गया है। मृदा निर्माण में काल अवधि सबसे तीसरा महत्वपूर्ण कारक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं में लगने वाले समय की अवधि मृदा की परिपक्वता पर निर्भर करती है और एक मिट्टी तभी परिपक्व यानी कि उपजाऊ होती है जब मृदा के निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे काल का पूरा समय लेती हैं, क्योंकि जो मिट्टी का निर्माण होता है बेटा वो एकदम से नहीं हो जाता, इसके अंदर कई साल लग जाते हैं। और थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टील से विकसित जो मिट्टी होती हैं वो नई होती हैं और उनमें जो होरिजन्स का क्या होता है उसमें अभाव होता है, क्योंकि वो अभी यंग हैं, अभी नई हैं और कम विकसित संस्तर मिलता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट काल अवधि नहीं होती है। कहने का अभिप्राय है बेटा अगर वो पूरा समय लेकर मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, तो जो वो उससे जो मिट्टी बनकर आती है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ही फर्टाइल होती है। तो बच्चों ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बेटा मैंने आपको एक एक लाइन टू लाइन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट लग रहा है इसके अंदर तो आप इसको वीडियो को देखकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे कि आपको समझ में आई है या नहीं आई है, या आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।